नमस्कार, खबर भारत के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अस्थि रोगों पर। हड्डी की एक बीमारी मानी जाती है ऑस्टियोपोरोसिस, और अब विशेषज्ञ ये कहते हैं, पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुनते साथ ही दिमाग में ये खलबली होती थी कि शायद एक उम्र के बाद ही बीमारी होती है, लेकिन अब विशेषज्ञ ये मानते हैं, रिसर्च वर्क से ये बात सामने आई है कि ये हड्डी की जो बीमारियां हैं, खासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस की हम जो बात कर रहे हैं, वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है, यानी बच्चों को भी हो सकता है। हड्डियों को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से प्रारंभिक लक्षणों को पहचाना जा सकता है, उपचार निदान उसके साथ ही जुड़े होते हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है खास तौर पर डॉक्टर उमेश बत्रा जी, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। इनके बारे में बताना चाहेंगे एमएस ऑर्थो, और ये 40 सालों से भी ज्यादा समय से क्षेत्र से जुड़कर कई बीमारियों, कई लोगों को ठीक कर चुके हैं, इस बीमारी से मुक्त कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मैं आपसे सवाल रखूं इससे पहले मैं दर्शकों से जरूर कुछ बात करना चाहूंगी। दर्शकों, आपको पता है कि ये लाइव प्रोग्राम है, तो लाइव फोन इन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको हमारे नंबर नोट करने होंगे। तो भोपाल का कोड है, यानी आप भोपाल से अगर बाहर से हमसे बात करना चाहते हैं तो 0755-075 ये हमारा कोड है। 4288-228 ये एक नंबर नोट कर लीजिए। इसके साथ एक और नंबर 4289-075 ये हमारे फोन नंबर्स हैं। लाइव प्रोग्राम है, जल्दी से अपने सवाल डॉक्टर साहब से रख सकते हैं। शुरुआत मैं करती है डॉक्टर साहब आपसे अपने सवाल की। अस्थि रोगों की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से कुछ चीजें जो आपसे चर्चा के दौरान समझ में आई थी कि किसी भी उम्र में हो सकता है, तो सबसे पहले संक्षिप्त में एक बार फिर से दर्शकों को बता देते कि अस्थि रोग किस तरह से होता है, क्या है दरअसल। देखिए मैडम, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसकी एक डेफिनेशन है, इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बताऊंगा। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ पीडियाट्रिक डिजीज। हमारे दर्शक चौंक गए होंगे। हाँ, पीडियाट्रिक डिजीज विद जीरियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस, मतलब उसके जो लक्षण है वो बुढ़ापे में नजर आते हैं। हाँ। पीडियाट्रिक डिजीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे घर में बैठ के वीडियो गेम और ये बुक वर्म बन जाते हैं और बाहर ग्राउंड में फिजिकल एक्सरसाइज और गेम्स में नहीं खेलते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वो 40-45 के बाद जाके लक्षण आने लगते हैं। जो लोग शुरू में, जब तक पीक बोन मास जो होता है वो अचीव नहीं हो रहा है, तब तक यदि दूध अच्छे से पिए, कैल्शियम की मात्रा अच्छे से लें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें बाहर खेलना, दौड़ना, भागना, बड़े ग्राउंड में खेलना, वो एक्सरसाइज जो है वो बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो 15 से 20 साल की उम्र तक की बच्चे जब जो हड्डियां बढ़ रही हैं, उस टाइम तक जो है उनको डाइट में कैल्शियम और ये सब मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, जो कि पूरी जिंदगी भर उनकी हड्डियों को मजबूत रखती है। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस इज ए पीडियाट्रिक डिजीज विद जीरियाट्रिक मैनिफेस्टेशन। दूसरी डेफिनेशन जो ऑस्टियोपोरोसिस की है वो है इट्स ए साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि ये दबे पांव आने वाली बीमारी, दबे पांव आने वाली बीमारी है, जो आपको हड्डियों को कमजोर करती जाएगी, आपको एहसास नहीं होगा। और धीरे धीरे आपकी हड्डियां कमजोर, आप 60 और 65 की उम्र तक जब पहुंचते हैं तो कहीं जरा सी चोट लगने में आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। बिल्कुल। तो वो हड्डी की कमजोरी जो है, वो शुरुआत जो है वो बचपन से होती है, मगर मैनिफेस्टेशन लेट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। बिल्कुल। जिस तरह से आपने बचपने, मतलब पीडियाट्रिक आपने जब वर्ड यूज किया तो समझ में आ गया कि बच्चों को भी हो सकती है बीमारी, यानी बचपने से इसके लक्षण दिखाई देने लग सकते हैं। नहीं, लक्षण दिखाई नहीं देंगे, मगर बच्चों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं शुरू से। हड्डियों में मजबूती लाने के लिए बच्चों को दौड़ना भागना जरूरी है। बच्चे को डाइट अच्छा होना चाहिए। ये जो आजकल फैशन आया है जंक फूड खाने का, आपको यदि अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो उनको बाहर खूब दौड़ना, बाहर की आउटडोर गेम्स में एनकरेज करना चाहिए, बजाय इसके कि वीडियो गेम पकड़ा दिया और वीडियो खेलते रहे और कमरे के अंदर बंद रहे। दैट इज नॉट जस्टिफाइड। बिल्कुल। उसके लिए आपको बाहर जाके खेलना जरूरी है, ताकि पीक बोन मास जो है वो आदमी का एडोलेसेंट एज पे हो जाता है। उसके बाद फिर जो है बोन मास बढ़ता नहीं है इतना। तो इसलिए जितना आपको हड्डियों को मजबूत करना है वो 15-17 साल की उम्र तक मजबूत हो जाना चाहिए। ताकि कैसे होगा, आपकी डाइट अच्छी हो,
और आपका दौड़ना भागना खेलना जरूरी है। एक सवाल उठता है, जैसे आपने डाइट की बात की, तो कौन सी चीजें हम खाने में शामिल करें जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहे? देखिए, बचपने में तो सबको कहा जाता है कि दूध पियो। हाँ। दूध नहीं, जिनको कुछ बच्चों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है, हाँ। तो उनको हम लोग कहते हैं दही खाओ, हाँ। पनीर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, हाँ। और फल फ्रूट लो। हाँ। सब में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। हाँ। कोई जरूरत नहीं है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की। ठीक है। जिस बच्चे का डाइट सफिशिएंट है, उसको कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, सप्लीमेंट्स हम उनको देते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो गई, सही। जिनके जो किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से कैल्शियम ले ही नहीं पा रहे हैं। हाँ। या दूध इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस, हाँ। तो उनको हमको कैल्शियम की गोलियां, सिरप, ये सब देना पड़ते हैं। मगर डाइट यदि रखें सही, तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल, यानी अगर पहले से ही, शुरुआत से ही, जब बच्चा छोटा होता है, खान पान, अगर स्वस्थ खान पान की आदतें हैं, जीवन शैली अगर सही है, दैट मीन्स कि वो बाहर जाकर खेल रहा हो, दिमागी रूप से स्वस्थ हो, तनाव वगैरह, जो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इन सब से भी निजात मिलेगी और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। क्योंकि सब पेरेंट्स जो हैं, बच्चों को सबको मेरिट में लाना चाहते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए इतना एनकरेज करते हैं कि वो बच्चा कमरे में बैठ के सिवाय किताब पढ़ने के और कुछ नहीं करता। वो गलत है। दोनों चीज, पढ़ाई भी करना चाहिए, ऐसा नहीं, मगर खेलना बहुत जरूरी है बाहर आउटडोर गेम्स में। बिल्कुल सही। तो दर्शकों की बार फिर से याद दिला देते सर, डॉक्टर उमेश बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दर्शकों, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से सवाल रख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अस्थि रोगों पर। तो हमारे फोन नंबर है 0755, भोपाल का कोड है 42882228 या फिर 428907 जिस तरह से अगर बचपन में कोई दर्द उठा बच्चों को, एक पैर में, दाएं पैर में, ये एक सवाल इसलिए रख रहे हैं, हमारे पास मेल पर आया था और माँ की ये चिंता थी कि मेरे बच्चे को 5 साल का है उसका बच्चा, और उनके बच्चे को दाएं पैर में दर्द की शिकायत रहती है। तो क्या वो दर्द सामान्य दर्द है या किसी का संकेत है बीमारी का, आने वाले समय में शायद उसे हड्डी का कोई रोग हो, या जो भी उसको कहना चाहिए। एक पैर में बीमारी है, इसका मतलब कैल्शियम की कमी नहीं है। अच्छा। कैल्शियम की कमी होगी तो पूरे शरीर में होगी, और एटलीस्ट दोनों पैरों में तो होगी। ठीक है। बिल्कुल। एक पैर में दर्द का मतलब बच्चे में या तो उसको चोट लगी है, या फिर कोई और बीमारी है, कभी इन्फेक्शन होता है, कभी कैंसर की बीमारियां भी होती हैं। अगर एक पैर में दर्द जो है कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। जी, तो मतलब ये मान सकते हैं, ये तो सच है ना कि कैल्शियम की कमी से ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है? नहीं, कैल्शियम की कमी एक अकेला, ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत। देखिए, कैल्शियम जो है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपको सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब बुढ़ापे में। और एक होता है पोस्ट मेनोपॉजल, लेडीज का जब मेनोपॉज होता है, उसके बाद शरीर में हार्मोन्स की कमी होती है, उससे डेफिशिएंसी, बोन में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, और बोन में कैल्शियम की कमी होने के कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक। तो दोनों ऑस्टियोपोरोसिस, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों के इलाज में फर्क आता है। कैल्शियम आप दें, साथ में हार्मोन थेरेपी देना पड़ती है, या उसके आजकल सप्लीमेंट्स आ गए हैं। हार्मोन थेरेपी पहले दिया करते थे, आजकल नए सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो हार्मोन थेरेपी की जो खामियां थी, जिनके साइड इफेक्ट्स होते थे, उससे हटके कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसको देने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो लेडीज को जो वे एक से मेनोपॉज 40-45 की उम्र जब आती है लेडीज की, तो एक से पेन्स, जोड़ों में दर्द, आपके वो जो है में दर्द शुरू हो जाता है, वो सब चीजें जो है वो मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है। हम उनको सप्लीमेंट्स देंगे, कैल्शियम और दूसरे कुछ आइसोप्रोमॉन्स वगैरह, तो उनसे उनके दर्द में बहुत कमी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो मतलब महिलाओं के अगर रोगों की मैं बात करूं तो उनमें अलग तरह के हड्डी रोग देखने को मिलते हैं? नहीं, महिलाओं में अभी अपन ऑस्टियोपोरोसिस की बात बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस। रोगों की तो कमी नहीं है, रोग बहुत है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस की जहाँ बात है, वहाँ सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो चीजें होती है। बच्चों में जो होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से, वो होता है बच्चे जो धूप में नहीं जाते, उनमें विटामिन डी कमी होती है। लेडीज जो धूप में नहीं बैठती, कुछ कम्युनिटीज में ऐसा है कि लेडीज घर से नहीं निकलती, वो अपना घूंघट निकाला, कपड़े पहने हुआ घर के अंदर, उन पे लेडीज में कैल्शियम की कमी हो जाती है।
क्योंकि विटामिन डी अपन को ऊपर वाला फ्री में देता है। हाँ। धूप से, वो हम लेते नहीं है। बिल्कुल। अभी सर्दियां चल रही हैं, अपन धूप में भी बैठते हैं तो शॉल ओढ़ के। हाँ। अंग्रेज लोग जब धूप लेने के लिए इंडिया आते हैं, हाँ। तो वो लेने क्यों आते हैं, कैसे लेते हैं? बीच पे नंगे लेट के लेते मतलब वो जो सन बात की हम बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वो रियल सन बात है। हाँ। मगर अपनी कंट्री में उस तरह से तो कोई ले नहीं सकता। खैर। हाँ। तो अपने घर में ना भोपाल में बीच है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो बीच अपने छत पे जाके आप यदि थोड़ा सा हाथ पैर से कपड़ा हटा के डायरेक्ट सनलाइट अपने चमड़ी पे गिरना चाहिए, तब अपन को विटामिन डी फ्री में मिलता है। जी बिल्कुल। जो कि अपन लेते नहीं है। अब आप देखो कई लेडीज हमारे पास आती हैं, हाँ। फ्रैक्चर लेके, हाँ। मतलब 22 साल की उम्र, 2 बच्चे हो चुके हैं, हाँ। कैल्शियम की शरीर में इतनी कमी हो गई कि अब आदमी उसके अंदर हड्डियों में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा। आप विटामिन डी और कैल्शियम देते हैं, हाँ। तो बिल्कुल आराम हो जाता है। मतलब ये तो वही बात होगी कि बच्चों के पीछे भाग भाग के उन्हें दूध का गिलास पकड़ा देती हैं, लेकिन जब खुद के कैल्शियम की बात आती है तो नजरअंदाज कर देती है। इसलिए वो विटामिन डी और कैल्शियम, देखिए हड्डी की मजबूती के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। हाँ। एक विटामिन डी, ठीक। दूसरा कैल्शियम, और तीसरी चीज एक्सरसाइज। ओके। यदि आदमी एक्सरसाइज ना करे और विटामिन डी कैल्शियम भर भर के खाता रहे, हाँ। तो भी हड्डियों में मजबूती नहीं आएगी। और एक्सरसाइज में भी स्पेसिफिकली ये जरूरी है, हाँ। कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। ठीक। वेट बियरिंग एक्सरसाइज मतलब, हाँ। आप यदि हम कहेंगे साहब, हमारा पेशेंट बोलता है कि साहब हम स्विमिंग खूब करते हैं, हाँ। स्विमिंग इज नॉट ए वेट बियरिंग एक्सरसाइज। वजन को उठाने वाली एक्सरसाइजेस, वजन को उठानी, दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, ब्रिस्क वॉक करना, मतलब वजन को कम करने वाली एक्सरसाइजेस। हड्डियों पे लोड आना चाहिए। अच्छा। हड्डी जो अपने शरीर की है, हाँ। उस पे बॉडी का लोड आना चाहिए, हाँ। तब जाके हड्डियों में मजबूती आएगी। मगर कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरसाइज। तो मैं एक क्यूरियोसिटी है मेरी, मतलब एक मन में इच्छा जागी, जैसे कि आपने कहा कि वजन वाली जब आपने कही, तो क्या ओबेसिटी भी इसका एक कारण बन सकता है? नहीं, ओबेसिटी से दूसरा कारण बनता है। हाँ। ओबेसिटी से आपकी बॉडी पे लोड तो बहुत आ रहा है, हाँ। मगर बॉडी मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो जाता है, हाँ। कि आदमी को वैसे दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आपको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाँ। डायबिटीज हो जाएगा। तो वो कारण भी सब ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो अपना हाँ। आज ये तो अपन औरतों की बात कर रहे हैं, हाँ। आदमियों में ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत होता है। हाँ। वो क्यों होता है? जो दारू बहुत पीते हैं, हाँ। जो सिगरेट बहुत पीते हैं, जर्दा गुटखा बहुत खाते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा होता है। तो धूम्रपान से बिल्कुल दोस्ती करनी नहीं, उनको मादक पदार्थों से भी दूर रहना है। हाँ। अगर स्वस्थ रखना है हड्डियों को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ। यदि दारू और जर्दा दोनों जाते हैं ना, तो सोने पे सुहागे वाला काम है। ओहो। और उससे ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ेगा, हाँ। फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ेंगे, हाँ। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, स्ट्रोक के चांसेस मतलब लकवे के चांसेस बढ़ेंगे, और आपको गैंग्रीन के चांसेस, बर्जस डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ। तो ये सब चांसेस बढ़ने का कारण जो है वो आपका नशा। तो ये इससे बहुत नुकसान होता है शरीर को। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस तरह से जरूरी बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, अगर कुछ आपके मन में इनकी बातों को सुनकर सवाल उठ रहा है तो तुरंत फोन उठा लीजिए आप 0755-0755-4288-228 4289-075। अस्थि रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर उमेश बत्रा, जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं आज अस्थि रोग से जुड़ी हुई। डॉक्टर साहब, क्या किसी विशेष अंग को प्रभावित करता है ये बीमारी? ऑस्टियोपोरोसिस हाँ। विशेष अंग को नहीं करेगा, हाँ। पूरी हड्डी, पूरे शरीर को करेगा। हड्डियां जो हैं, हाँ। ये रीढ़ की हड्डी, हाँ। जिसको अपन मेरुदंड बोलते हैं, हाँ। पैरों की हड्डियां। हाँ। अब मेरुदंड में क्या होता है, कमजोर होती है हड्डी वो, मतलब वो जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं कैंसरस बोन। हाँ। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस वहीं शुरू होता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की जांच जब करते हैं, हाँ। तो इसको बोलते हैं BMD, हाँ। बोन मिनरल डेंसिटी। हाँ। वो रीढ़ की हड्डी में करते हैं, हाँ। और कूल्हे की हड्डी में करते हैं, हाँ। जिसको T स्कोर्स के उससे कैलकुलेट करते हैं। हाँ। T स्कोर यदि आपका -1 या -2.5 है, मतलब आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, और ये जो गाइडलाइंस है उसमें ये है कि आपका BMD स्कोर कम है और आपको एक फ्रैक्चर हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। हाँ। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब होता है जो हड्डियां भुरभुरी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होती है, वो जरा में टूट जाती है। जैसे आप गिरे, हाथ टेका,
हाथ टेकने से कलाई की हड्डी टूट गई, जरा आप पजामा पहन रहे हैं गिरे और आपकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो दैट इज ए फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स जब होते हैं तो इसका मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, साथ ही फ्रैक्चर का इलाज भी करना चाहिए। अब ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज क्या करेंगे? तो उसमें यहाँ पूछने वाली थी। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए आपको विटामिन डी, ये कहा जाता है स्टैंडर्ड जो लिटरेचर कहता है 97% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। 97। तो मैं किसी मरीज के विटामिन डी चेक ही नहीं कराता हूँ। 97 मींस एज गुड एज 100। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहली चीज तो पेशेंट को लिखते हैं विटामिन डी, ठीक, एडिक्वेट अमाउंट में। उसके साथ देना है कैल्शियम। ये 2 चीज हो गई। और तीसरी फिर चीज होती है कि आप यदि लेडी हैं तो कुछ लेडीज को हम लोग बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं, एलेंडोनेट वगैरह देते हैं। और ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको लग रहा है टी स्कोर बहुत कम है, तो एक ड्रग है टेरापेराटाइट जी। हालांकि महंगी बहुत है, हर एक को नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। तो टेरापेराटाइट इज द बेस्ट ड्रग। और उसके अलावा है डेनिसुमैब। डेनिसुमैब एक और महंगी ड्रग है, उससे अभी लेटेस्ट आई है वो आपने ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में काफी कामयाब है। तो इस तरह से हर स्टेज पे इलाज अलग होता है। अब बच्चे जो आते हैं हमारे पास, सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों जो ग्रोइंग एज वाले हैं, उनके पैर टेढ़े हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। आप देखेंगे तो किसी के हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों की ये प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज लोग शुरू में नहीं करते। मतलब या तो पेरेंट्स का ध्यान नहीं जाता या क्या है। जब बच्चा टेढ़ा पैर रखने लगा, मतलब 2 साल की उम्र पे 3 साल, तब कुछ लोगों को समझ में आता है। कुछ पेरेंट्स को तो समझ में आता है जब लड़की शादी होने वाली होती है। अब उस स्टेज में आके पैर को सीधा करना मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ग्रोइंग एज में आए तो हम लोग विटामिन डी, कैल्शियम देते हैं। 90% बच्चे के पैर सीधे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं ग्रोइंग एज, क्योंकि उस टाइम डेफिशिएंसी की वजह से हड्डी पे लोड आ रहा है और हड्डी टेढ़ी हो रही है। तो वो जब आप उसको, एक तरह का पौधा है, पौधे को आप खाद दोगे तो वो सही बढ़ेगा। सही बात है। तो बच्चा पौधा है, तो उसको सही खाद मिलेगी तो बच्चा सही ग्रो करेगा, और नहीं तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, मतलब अगर बचपन में ही हमने उसको अच्छी तरह से मजबूत बना दिया, अच्छी आदतों का विकास किया उसके साथ, तो क्या बड़े में ये बीमारियां नहीं देखने को मिलेंगी या कम प्रतिशत में देखने को मिलेंगी? मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस मल्टीफैक्टोरियल है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है। एक तीसरा फैक्टर होता है रेस, जो रेशियल वेरिएशन है। अपन जो जैसे एक नॉर्थ इंडियन आदमी है, एक साउथ इंडियन आदमी है, एक वेस्टर्न है, और पूरे वर्ल्ड में सब अलग अलग रेसेस के लोग हैं। रेशियल वेरिएशन में भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मतलब कुछ, अब जैसे जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, पहाड़ों पे ऑस्टियोपोरोसिस कम देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैदल चलते हैं। तो उनके मतलब वंश में ही नहीं होता ऑस्टियोपोरोसिस। 90 साल के लोग होते हैं, उनको कोई आप एक्सरे देखो तो ऐसा लगता है ये आदमी 60 साल का हो, मगर वो बिल्कुल फिट हो, पहाड़ों पे चढ़ते। क्या इसको ऐसा समझा जा सकता है कि माउंटेनियर जो होते हैं उनको कम देखने को मिलती है बीमारी? नहीं, माउंटेनियर अलग नहीं। मैं इसलिए उसको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फिजिकल स्ट्रेस, जो आदमी बैडमिंटन खेलता है जिंदगी भर से, उसकी भी हड्डी मजबूत है। जो दौड़ लगाता है, जॉगिंग करता है, उसके भी मजबूत है। तो माउंटेनियरिंग जो है वो तो उनका तो डेली का रोज रूटीन है, तो इसलिए उनको तो मगर हड्डियों की मजबूती के लिए फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट, दोनों चीजें जरूरी है। और इलाज ऐसा नहीं है कि आदमी बच्चों की हड्डी मजबूत कर दी तो आगे जिंदगी भर के लिए फाइनल हो गया। भाई आदमी 90 साल की उम्र में यदि उसका एक्सीडेंट हो गया तो फ्रैक्चर हो सकता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपसे सवाल रखना चाहती है। पूनम गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पूनम, अपना सवाल बताइएगा। हेलो। हाँ जी पूनम, आप अपना सवाल रखिएगा। जी, वो क्या है कि हमारे पैरों में, जो हमारी मम्मी है, उनके पैरों की घुटने की हड्डियां बहुत दर्द होती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेटा, हेलो। माँ की उम्र कितनी है?
जी उम्र है 55 से 56 के समथिंग। हाँ, तो एज के साथ घुटनों में चेंजेस हो रहे हैं, उसमें हड्डी की कमजोरी नहीं है। क्या होता है, जोड़ जो होते हैं ना, ये गाड़ी के बियरिंग जैसे होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, एक बार और कोशिश करते हैं सर, एक बार और थोड़ा तेज आवाज में समझाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के बियरिंग जैसे होते हैं जोड़, तो चल चल के घिस जाते हैं, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, घुटनों में घिसाव शुरू हो जाता है, तो वो घिसने से दर्द करते हैं। जॉइंट की कार्टिलेज जो पैकिंग होती है वो निकल जाती है, उससे दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है वो। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम सवाल रखने के लिए। ये जो पूनम ने सवाल किया कि जिस तरह से उनकी माँ को परेशानी आ रही है हड्डियों में, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, क्या इस तरह की बीमारियां, अब है तो ये भी एक बीमारी ही, हम बात कर चुके हैं शुरुआत से अभी तक, तो क्या ये जेनेटिक हो सकती है? क्योंकि बीमारियों को इस तरह से भी देखा जाता है कई बार। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जेनेटिक नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एज के साथ होता है, या किसी आदमी को घुटने में चोट लगी जैसे, तो घुटने में फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर होने के कारण घुटना जो है, मान लीजिए हड्डी थोड़ी 19-20 जुड़ गई, तो वो खुरदरापन आ जाता है हड्डी। अब वो खुरदरापन जो है वो आपस में जब रगड़ खाता है, तो वो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। और प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होता है जिसमें कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर एज के साथ चल चल के घुटने में खुरदरापन आ रहा है। खुरदरापन क्यों आता है? जो हमारी घुटने की जो हड्डियां होती हैं दोनों, एक ऊपर की जांघ की हड्डी और नीचे की टिबिया, वो जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक पैडिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक। कार्टिलेज जो है वो चलने फिरने से, लोड आने से घिस जाती है, क्रैक हो जाती है। उसके क्रैक होने से उसमें मतलब जिसको हम लोग मेडिकल भाषा बोलते हैं फिब्रिलेशन, मतलब उसके कार्टिलेज में गैप आ जाता है थोड़ा सा। अब वो गैप आने से वो जो अंदर जो रगड़ आती है, वो रगड़ आने से जोड़ में सूजन आती है और वो दर्द करती है। उसका अल्टीमेटली जो फर्स्ट इलाज है स्टेज 1 पे, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और थोड़े दर्द की दवाएं लेना जरूरी है। बॉडी का वेट कम रखना जरूरी है। बॉडी का लोड ज्यादा आएगा तो गाड़ी के बियरिंग जवाब दे देते हैं। और यदि उसके बाद, यदि मान लो उसके बाद भी ठीक नहीं होता, तो ऑफ कोर्स एक ही इलाज रहता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि दोनों हड्डी के दोनों सरफेस जो हैं वो हम बदल देते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब बिल्कुल आसान भाषा में दर्शकों आपको समझा रहे हैं इस बीमारी के बारे में, इसके निदान के बारे में भी बताते जा रहे हैं साथ साथ। डॉक्टर साहब पूरी बातचीत में मैंने एक चीज नोट की है, आपने स्तर लेवल के बारे में भी बताया, तो क्या रोगों के इस विशेष रूप से इसके भी स्तर हैं क्या? सबके स्तर है। ये जो अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आपने बात की, उसका एक तो होता है ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 1 में थोड़ा सा फिब्रिलेशन, मतलब वो कार्टिलेज खराब होना शुरू होती है और उसकी वजह से सूजन आती है, और उस स्टेज पे सिवाय दर्द की गोली एक्सरसाइज से अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ दिन और निकलते हैं, आदमी चलता रहता है उसके ऊपर, तो फिर वो कार्टिलेज और खराब हो जाती है। उसमें खराब होने के बाद जॉइंट स्पेस कम होने लगती है और आदमी को दर्द पूरे टाइम बना रहता है। अब वो मगर रेस्ट पेन नहीं होता, रात को सोते में दर्द। ग्रेड 3 तब होता है जब रात को नींद भी नहीं आती दर्द के मारे, क्योंकि बोन पूरी कार्टिलेज जो है खत्म हो गई, तो वो रॉ हो जाता है बोन। दोनों रॉ बोन जो है आपस में टकराएंगी तो बहुत दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट पेन। और रेस्ट पेन जिसको शुरू हो गया उसको तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है। और रेस्ट पेन शुरू होने से जॉइंट सबलक्सेट मतलब अपनी जगह से छोड़ देता है। दूसरी हड्डी, इनका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अलाइनमेंट गड़बड़ होगा तो वो जॉइंट पूरा लोड नहीं लेगा, लोड नहीं लेगा तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई तारा नहीं रह जाएगा। आजकल एक नई चीजें, आपने शायद, आपके पास तो बहुत सारा अनुभव, आपके पास अलग अलग तरह से लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर। सप्लीमेंट का बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है सर। मतलब धूप में नहीं बैठेंगे, विटामिन डी की गोली ले लेंगे, मल्टी विटामिन ले लेंगे। ये आम हो गया है कि भाई मल्टी विटामिन रखते हैं हम तो अपने पास, हमारे पास, हमें ये दिक्कतें नहीं हो सकती।
तो कितना घातक हो सकता है किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट, किसी भी चीज का विकल्प, जैसे कि धूप की बजाय विटामिन डी की गोलियां लेना। नहीं, घातक तो नहीं है। विटामिन डी, मल्टीविटामिन इन बहुत लंबा अरसा तक लोगे तब तो नुकसान हो सकता है। हाँ। मगर जनरली ये सब चीजें जो है ना, सप्लीमेंट्स जो आपने बात की, हाँ। ये एक एडवर्टीजमेंट्स है। हाँ। विज्ञापन, इतने विज्ञापन आजकल मार्केट में हैं, आपके मीडिया में भी बहुत विज्ञापन आते हैं, आप लोग टीवी पे भी देखते हैं और ये पेपर में आता है। मगर वो सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो ड्रग एक्ट में कवर नहीं होते। जो ड्रग होती है उसमें एक मात्रा जो है ड्रग के हिसाब से फिक्स रहती है, जो कि एक पर्टिकुलर इंडिकेशन के हिसाब से दी जाती है। जैसे हमारा ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये ड्रग दे सकते हैं, मगर वो ड्रग जो है आपको मार्केट में फ्री नहीं मिलेगी। मगर जो विकल्प है जो आप बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स, सप्लीमेंट्स, ये आपको ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएंगे। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे और आप बोलोगे ये वाली दवा दे दो, जोड़ों के लिए अच्छी है। तो ये तो अब ऐसा है कि डेस्परेशन है पेशेंट का, जो बेचारा मरीज जिसको जो ठीक नहीं हो रहा है, दर्द बना हुआ है, 4 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 10 डॉक्टरों को दिखा चुका है, उसको आराम नहीं हो रहा, तो सप्लीमेंट क्या, आप तो उसको मुंह को बोलो गोबर लीप लो तो वो भी लीप लेगा। तो इस तरह हिंदुस्तानी आदमी है, कटु किंतु सत्य। कटु सत्य है ये कि डेस्परेशन जो है ना आदमी की, कोई और चारा नहीं रह जाता उसके पास। वही इतनी दवाएं खा ली और कहीं खुदा ना खास्ता कहीं दवा का कोई नुकसान होने लगा तो वो दवा खाता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जो ये जो बातें कही है ना, आपको उसके अनुभव भी होते होंगे, क्योंकि बिना अनुभव के आधार पर ये जो दर्शकों को बता देती हूँ, ये जो बातें कह रहे हैं सर, वो वाकई अनुभव के आधार पर ही निकलती हैं। देखता हूँ मैं, रोज। तो मुझे, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि लापरवाही करने से बीमारी किस हद तक बढ़ गई, कोई ऐसा एग्जाम्पल है? हम दोनों तरह से बात करेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल जिसने समय पर इलाज कराया, और एक वो एग्जाम्पल, वो अनुभव शायद आपके पास आया ही होगा जहाँ केस बिगड़ जाते हैं और फिर वही है कि अब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है। आपको एक ध्यान, मेरे को एक पेशेंट का याद आ रहा है। हाँ। एक मरीज को 75-80 साल की उम्र थी उनकी। हाँ। घुटने ग्रेड 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस पे थे। हाँ। अपन ऑस्टियोपोरोसिस से ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आ गए। हाँ। ठीक है। हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस से इतना पेन था उस अम्मा को, मैंने कई बार कहा अम्मा अफोर्ड कर सकते थे वो, हाँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लो। हाँ। उन्हें कहने लगे, मम्मा कहती मैं मर जाऊंगी मगर ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। अब यहाँ कॉमा लगा देती हूँ मैं। पूछिए क्यों? क्योंकि एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हम उनका सवाल ले लेते, फिर हमारी बातचीत को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आशिक सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से। जी सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना सवाल भी रख लीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा था, मेरे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उम्र पूछ लेते हैं, आपकी उम्र क्या होगी? 24। जी बिल्कुल। अभी से जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा है यार? ये तो कोई जांच वांच कराई तुमने कि नहीं? जी, आपने कोई जांच करवाई है? जी मैम। कोई जांच करवाई है क्या आपने? मैम, मैंने जांच नहीं करवाई है ये इससे पहले, 24 कभी भी नहीं करवाई। 24 साल की उम्र पे जोड़ों ये कसम से 4 साल से हो रहा है। जी जी। 24 साल की उम्र पे यदि आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको गठिया की जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज जो होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। हाँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज पे मल्टीपल जॉइंट्स में इन्वॉल्व, तो उसको आप जो है गठिया के लिए जांच करवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और डांट भी मिल गई होगी डॉक्टर साहब की, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वाकई इसका मतलब खतरे की घंटी है सर। जी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। हाँ। और तकलीफ देने के अलावा यदि आप इलाज टाइम पे नहीं करें तो जोड़ों में टेढ़ापन आने लगता है। आपने देखा होगा कई लोग गठिया में हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उंगली टेढ़ी हो जाती है और हड्डियां कम, उसमें भी अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। बिकॉज दर्द की वजह से आदमी हाथ पैर हिला नहीं पाता। और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्चर्स और जोड़ों में टेढ़ापन वो कॉमनली लड़कियों में होती है, मगर लड़कों में भी होती है। बिल्कुल। जोड़ों का दर्द बिल्कुल, एक कारण है, कॉमन कारण है वो, एक सामान्य। जी,
तो जिस तरह से आप जो बातचीत कर रहे थे कि आपके पास 80 से 90 साल की थी वो वृद्धा, अम्मा जो थी, हाँ, हाँ 75-80 की उम्र होगी उनकी, हाँ, उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं कराऊंगी नहीं। तो मैंने उनको कहा कि क्या आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दवा को मैंने दिन में 1 बार खाने के लिए लिखा था वो दिन में 4 बार खा रही थी। अल्टीमेटली मुझे फोन आया कि अम्मा जो है फलाने फलाने अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। हाँ, क्या हो गया? उनको खून की उल्टियां हो रही हैं। हाँ, अब ओहो, कम से कम 5 या 7 बॉटल ब्लड लगाने के बाद उनको जान बचाई गई, हाँ, बचाई गई और उसके 6 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। ओहो, तो ये कारण है ये लापरवाही का। जी, तो हम एक और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, समय कम बचा है, भोपाल से विकास सर, उनका सवाल जान लेते हैं। जी विकास, सब्र बहुत जरूरी होना चाहिए। तो जिस तरह से ये हो गया कड़ा अनुभव, एक सुखद अनुभव भी बता दीजिए कि जिस तरह से अभी सवाल रखा था सिद्दीकी ने, 24 साल के थे वो और उनको बीमारी थी, आपसे सजेशन ले लिया, सलाह ले ली, अगर आपकी सलाह मानकर वो इलाज करा लेते हैं तो उनकी ये समस्या बढ़ नहीं पाएगी। तो इस तरह का कोई एक अनुभव ये है कि मैं बहुत सारे पेशेंट हैं, हाँ, मैं जिस जगह प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत कमी है। पूरे हमें तो कभी कभी लगता है पूरा हवाई जहाज से सर्वे करके सब पे छिड़क देना चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम। मगर वो पॉसिबल नहीं है, तो मजाक की बात है। मगर वो जो है वो जो बच्चे आते हैं हमारे पास, लेडीज आती हैं जिनको कमर में सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, चाल बदल जाती है, फ्रैक्चर हो रहे हैं उस पे, और जब हम उनको दवा देते हैं तो 15 दिन से 20 दिन के अंदर आराम लग जाता है, आराम हो जाता है और हंसते हुए आती हैं, डॉक्टर साहब आपने इनको ठीक कर दिया, इनको भी ठीक करना, इनको भी ठीक कर लेते हैं। सर कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, दीपक सिंह है सिंगरौली से, उनका सवाल जानेंगे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम बताइएगा सवाल। मैडम वो हमारी एक छोटी बच्ची है, डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि बच्ची है मतलब 1-1.5 साल की हो गई है, हाँ, तो वो एकदम लेटी रहती है, उसकी मतलब कमर में कोई उसका बल ही नहीं होता कि मतलब वो उठ के बैठ सके, इसी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। तो पैरों में कमजोरी है क्या? जी, मतलब बैठ नहीं पा रही डॉक्टर साहब, 1-1.5 साल की हो गई है। बच्चों के डॉक्टर को दिखाया? हाँ, जबलपुर में मैंने दिखाया था। तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चला उनका, लेकिन घर की अब उन्होंने बोला कि कुछ ऑपरेशन वगैरह कैसा कुछ उन्होंने बोला था। नहीं, पैरों में ताकत बिल्कुल नहीं है? नहीं है, कमर में थोड़ी भी ताकत नहीं, बैठ ही नहीं पा रही। हाँ, तो उसको मतलब कोई कंजेनिटल एनोमली, कोई पैदाइशी बीमारी होगी रीढ़ की हड्डी की। जी हाँ, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, लेकिन सर फिर आगे हम नहीं करवा पाए, इलाज ही नहीं करवा पाए। नहीं, रीढ़ की हड्डी में पैदाइशी बीमारियां जो होती हैं, मेनिंगोसील, माइलोसील, ये कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, उसका इलाज न्यूरोसर्जन्स करते हैं। किसी किसी में फायदा भी होता है, एकदम गारंटी तो नहीं कर सकते। कुछ में नसें इतनी खराब होती हैं कि आप कोई भी ऑपरेशन करो फायदा नहीं होता, मगर वो आप जिससे भी आप इलाज करें उससे पहले समझ लीजिए कि ये इसमें ठीक होने के चांसेस कितने हैं। तो न्यूरोसर्जन का काम है, वो हड्डी के डॉक्टर का नहीं है काम। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमसे जुड़ने के लिए। ये जो बैठने वाली अभी दीपक ने जो सवाल रखा, सर एक चीज याद आ रही है मुझे कि अक्सर पेरेंट्स की परेशानी सवाल होता है कि बच्चा समय पर चल नहीं पा रहा अपने पैरों पर खड़े होकर। अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में चलना शुरू करते हैं, राइट? क्या हो सकता है कारण? ये डिलेड माइलस्टोन्स हैं। अच्छा, जैसे माइलस्टोन होता है ना, बच्चा इतने उम्र पे बैठेगा, इतने में खड़े होगा, इतने चलना शुरू करेगा, वो जो माइलस्टोन्स हैं वो थोड़े बहुत तो किसी किसी में डिले होते हैं, किसी में अर्ली होते हैं, उसको आप नहीं कर, मगर ज्यादा डिले हो तो इसका मतलब दिमागी रूप से कमजोर है बच्चा। और वो जांच जो है बच्चों का डॉक्टर आपको सही बताएगा कि डिलेड माइलस्टोन्स का कारण क्या है। कॉमन कारण जो होता है सेरिब्रल पाल्सी, जिसको आपने सुना होगा। सेरिब्रल पाल्सी का सबसे कॉमन कारण है जो डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी के टाइम पे यदि बच्चे के सिर पे दबाव बहुत देर तक बना रहे तो बच्चे को उसमें एनॉक्सिया हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, तो उससे बच्चा कमजोर पैदा होता है और वो फिर जिंदगी भर के लिए डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमेशा बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे यदि कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको कह रही है कि इसका सिजेरियन करना चाहिए तो उसमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा यदि बीच में फंस गया, ज्यादा देर तक फंसा रहा, तो उस हालत में उसके ब्रेन में डैमेज होता है। इसलिए सिजेरियन कुछ हद तक जस्टिफाइड रहता है।
सिजेरियन करने से उसके ऊपर दिमाग पे दबाव नहीं आएगा, बच्चा हेल्दी होगा। बिल्कुल। तो ये एक कॉमन कारण है, बाकी और भी कारण होते हैं, कारण बहुत हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा था कि आप और सवाल मेरे रखे हुए हैं, कल अलग अलग पहलुओं पे और चर्चा करनी थी। हम किसी दिन और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, नए पहलुओं पर बात करेंगे, नए बिंदुओं पर बात करेंगे, क्योंकि अभी समय का अभाव है। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, दर्शकों आपको बता दें डॉक्टर उमेश बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, अस्थि रोग विशेषज्ञ है। तो जिस तरह से उन्होंने तमाम जानकारी दी, हमने तो नोट कर लिया है, विटामिन डी जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, क्योंकि आज के जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, और जरूरी है एक्सरसाइज। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आपको मजबूत बनाए रख सकते हैं हर उम्र में। फिलहाल के लिए हेलो डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए यानी क्रांति प्रिया को इजाजत। नमस्कार।